नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जहां पर आपको इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी आपको कवर किया जाएगा। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको डेली का पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर आपको और कोई सिखाना अच्छा लगा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। उस हिसाब से मैं आपको पढ़ता रहूँगा। और ये जो वीडियो है वो आपको हर रोज़ 6 बजे 6 के आसपास मिलते रहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 4 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स था। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा ये मेरे चैनल का लोगो है दोस्तों, स्टैटिक गुरु, इसे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? अब ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म दिवस था, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए, यहाँ पर कौन सा एक महात्मा गांधी आए हैं, तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि महात्मा गांधी जी को महात्मा पहली बार उपाधि किसने प्रदान की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ये याद रखिए दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे महात्मा तो उपाधि हो गई, लेकिन इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया? इसने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। दो जानकारी याद रखिए दोस्तों, महात्मा किसने किए कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ये आप ध्यान में रखिए। और क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में? महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत की वापसी हुई थी। 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए थे। तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत कौन सा दिवस मनाता है दोस्तों? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, 9 जनवरी। और ये इसी साल मनाया गया था, जो कि 17वां एडिशन था प्रवासी भारतीय दिवस का, जो कि 9 जनवरी 2023 को मनाया गया। और ये कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा एडिशन था? 17वां एडिशन था। तो और आगे बढ़ते हैं। इस 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत ने मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को इनवाइट किया था, गेस्ट के तौर पर। इनवाइट किया था दोस्तों किसको? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या जानकारी ले सकते हैं दोस्तों? महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। अब महात्मा गांधी जी ने कुछ सत्याग्रह किए थे। उस सत्याग्रह जो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह, और 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और 1918 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण बिहार में है, खेड़ा गुजरात में है दोस्तों। 26 जनवरी, ये मत पढ़िए दोस्तों, ये मैं आपको करेक्शन करके पीडीएफ में दे दूंगा। 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, वो लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो ये किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। अब ये जनजातीय मंत्री कौन है दोस्तों? जनजातीय मंत्री है अर्जुन मुंडा है।
वे कहाँ से सांसद है? खुंटी झारखंड से सांसद है। अब यहाँ पर मंत्रियों के बारे में कुछ कहा गया है, तो मंत्रियों के बारे में 2023 के जो मंत्रिपरिषद है उनमें से कुछ हम उठाकर देख लेते हैं। जैसे अब नरेंद्र मोदी को सबको पता है कि ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। इनके पास और कौन कौन से खाते हैं दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये प्रधानमंत्री के अलावा नरेंद्र मोदी जी के पास ये और खाते हैं दोस्तों। तो और मंत्री देखते हैं दोस्तों। राजनाथ सिंह, ये कौन है? रक्षा मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ये कहाँ से सांसद है दोस्तों? लखनऊ उत्तर प्रदेश है। सबको पता होता है कि राजनाथ सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर को आगे कुछ पूछा जाता है दोस्तों, तो वो पूछ सकता है कि ये कहाँ के सांसद हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश के। तो ये भी आपको याद रखना है। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये गांधीनगर गुजरात से सांसद है। नितिन जयराम गडकरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। ये नागपुर महाराष्ट्र के सांसद हैं। पढ़ने वाले तो सभी यहाँ तक पढ़ देते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। लेकिन ये जो अगर पूछ लिया जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कहाँ से सांसद है। तो नितिन जयराम गडकरी नागपुर महाराष्ट्र से सांसद है। अब निर्मला सीतारमन, ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट है अफेयर्स है। ये कर्नाटक की राज्यसभा सांसद है दोस्तों। निर्मला सीतारमन कर्नाटक की राज्यसभा सांसद है। और देखते हैं दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये कहाँ के सांसद हैं? मोरेना मध्य प्रदेश के सांसद हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। कहाँ के सांसद है? गुजरात के राज्यसभा के सांसद हैं। फिलहाल तो मैंने कुछ थोड़े ही कवर किए दोस्तों, लेकिन आने वाले जो रिवीजन फैक्टर होते हैं उसमें मैं आपको कुछ न कुछ और इसमें ऐड कर पढ़ा दूंगा दोस्तों, बस आप पढ़ते रहिए। हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? अब ये सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जो होती है ये फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है दोस्तों। फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है, इसे हाल ही में 2023 में भारत ने जीता है। तो ये सैफ क्या है दोस्तों? साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन 2023 की चैंपियनशिप होती है। अब इसे साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन 2023 की जो चैंपियनशिप है उसे बंगबंधु चैंपियनशिप भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये 2023 का तो हुआ था, कब हुआ था? 2023 को। ये कौन सा एडिशन था? ये 14वां एडिशन था दोस्तों। 14वां एडिशन था, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2023 14वां एडिशन था। और ये कहाँ पर मनाया गया था? ये हमारे भारत में बेंगलोर में स्थित श्री कांतिरवा स्टेडियम में सभी मैच खेले गए थे, जिसे भारत ने जीता था। इसका फाइनल भारत में जीता था। और सेमीफाइनल में दो टीम थे, कुवैत और भारत। इसे भारत ने जीता था, रनर अप कुवैत रहा था, उपविजेता कुवैत। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा गोल किसने किए थे? सुनील छेत्री ने किए थे। बेस्ट प्लेयर सुनील छेत्री को मिला था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में। बेस्ट गोलकीपर अनीसुर रहमान थे। कौन थे? अनीसुर रहमान, ये बांग्लादेश के प्लेयर है दोस्तों। और फ्लेयर प्ले अवार्ड ये किस कंट्री को जाता है? नेपाल कंट्री को जाता है। आने वाले क्वेश्चन में हम नेपाल के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए। किसने हस्ताक्षर किए हैं? जो बाइडन ने 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए। अभी जो बाइडन कौन है दोस्तों? ये एक अमेरिका के राष्ट्रपति है दोस्तों। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति है। अब एक फैक्ट जान लीजिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का होता है। और एक आदमी सिर्फ 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब वो एक बार बन गया तो दूसरी बार वो चुनकर आया तो ठीक है, लेकिन तीसरी बार वो खड़ा नहीं हो सकता। सीधे सीधे तीसरी बार किसी और को खड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं एक सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कब थे? 1789 में थे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो 19वां युद्ध अभ्यास था
ये युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच लड़ा गया युद्ध अभ्यास का नाम है दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास। 19वां युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच लड़ा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की है? ये कहाँ पर किया है दोस्तों? मणिपुर राज्य में। फिलहाल मणिपुर में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये तो इसीलिए वहाँ के राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की है, मणिपुर में प्रदान किए। तो चलिए मणिपुर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। मणिपुर के राज्यपाल जैसे अनुसुईया उइके हुए, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह। मणिपुर की विधानसभा सीटें 60 है दोस्तों, राज्यसभा 1 सीट है, लोकसभा 2 सीटें हैं। और एक और स्टैटिक फैक्ट कवर कर लेते हैं, मणिपुर के जनजातीय। अब यहाँ पर मैंने आपको मणिपुर के जनजाति दिया है, जैसे कि नागा जनजाति और कुकी जनजाति, ये 2 प्रमुख जनजाति आपको मणिपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से जाति है, जैसे आइमोल हो गया, अनल हो गया, अंगामी, चिरू, चोटे, गगनतेन, तंगखुल, थाडो, वैफा, सेमा, मोयोन, मोनसोंग, ये भी क्या है, मणिपुर के कुछ जनजाति हैं। आप इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तेलंगाना में दोस्तों। आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन ये कहाँ पर है दोस्तों? ये तेलंगाना में है। तो तेलंगाना के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन है। और तेलंगाना की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 119 सीटें हैं, विधान परिषद 40 सीटें हैं। तेलंगाना जो है वो द्विसदनात्मक है दोस्तों, वहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। लोकसभा सीटें 17 है, राज्यसभा सीटें 7 हैं। अब जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन देता हूँ विथ स्टैटिक फैक्ट के साथ, तो यहाँ पर मैंने तेलंगाना के कुछ GI टैग कवर किए हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि पोचमपल्ली इलकट, ये एक साड़ी का प्रकार होता है दोस्तों। जैसे सिल्वर फिलिग्री ऑफ करीमनगर, तेलिया रोमाला, जैसे निर्मल टॉयज़ हो गया, आदिलाबाद ढोकरा हो गया, जैसे हैदराबादी हलीम हो गया, गढ़वल साड़ी हो गया। तो ये तेलंगाना के कुछ प्रमुख GI टैग है दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? अब ये मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नए मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू है। तो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मालदीव के बारे में कुछ जानकारी मुझे देनी है, जैसे कि मालदीव की राजधानी, मालदीव के प्रधानमंत्री है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और मालदीव के बारे में आप जो भी कुछ जान सकते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? इसे फेडरल बैंक को मंजूरी दी है दोस्तों। फेडरल बैंक को मंजूरी दी है कि वो इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन के साथ हिस्सेदारी करने की मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर एक RBI आया है दोस्तों। RBI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी दोस्तों। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय फ़िलहाल मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब RBI जो रिजर्व बैंक होती है वो नोटों की छपाई करती है। तो भारत में ऐसे 4 जगह हैं जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है दोस्तों। नासिक महाराष्ट्र, सिलवानी पश्चिम बंगाल, देवास मध्य प्रदेश और मैसूर कर्नाटक में ऐसे 4 जगह हैं जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में ट्रैपाडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगोमोनोडोंटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है, जिसे
ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है दोस्तों। एक ट्रैपाडोर मकड़ी होती है जिसका सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। याद रखिए दोस्तों, ट्रैपाडोर मकड़ी के का एक जीवाश्म है जो सबसे बड़ा है उससे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बेनीज़। अब ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक महाद्वीप है दोस्तों। ये क्या है? एक महाद्वीप जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। इसमें कुछ देश भी आते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया तो पूरा एक देश ही है दोस्तों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप भी कहा जाता है। जैसे एशिया क्या है? एक महाद्वीप है और एशिया के अंदर देश है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया। अब इस ऑस्ट्रेलिया में कुछ देश होते हैं। अब इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? एक तो खुद ऑस्ट्रेलिया है, फिजी जिसकी राजधानी सुवा है, किरिबाती जिसकी राजधानी तरावा है, और न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब और क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फर्निश भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में तूफान आते हैं दोस्तों। कुछ समान तेज गति से चलने वाले हवा आते हैं जिसे तूफान कहते हैं। उस हवा को क्या कहते हैं? विली विलेज कहते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में और क्या पढ़ सकते हैं? कालगुरली और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खान हैं। अब आपको पूछा जाता है कालगुरली और कलगुरडी स्वर्ण खान कहाँ पर है, तो आपको उत्तर देना है ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया ख़त्म हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ये सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस सिडबी क्या है दोस्तों? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? जितने भी लोग हैं जिनका लघु उद्योग है उन्हें फंडिंग का काम करता है दोस्तों, जैसे कि उनका जो लघु उद्योग है वो ग्रो कर सके। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अध्यक्ष कौन है? सुब्रमण्या रमन है। इसके अध्यक्ष कौन है? सुब्रमण्या रमन है दोस्तों। अब ये सिडबी तो हो गया दोस्तों। एक और बैंक हम कवर कर लेते हैं जाते जाते दोस्तों। एक बैंक है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसे नाबार्ड कहा जाता है शॉर्ट में। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो अध्यक्ष है श्री शाहजी के थे। इससे पहले भी ये बैंक था दोस्तों, लेकिन इसका नाम क्या था? इससे पहले पुराना नाम कुछ इस तरह था दोस्तों, एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कुछ ऐसे इसके नाम थे। तो इसे सबको मिलाकर क्या कर दिया गया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म ये है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? 1980 से 1985 के दौरान 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में नई दिल्ली आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। आकांक्षी बालकों के लिए संकल्प सप्ताह किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। अब नरेंद्र मोदी जो है सबको पता है कि ये प्रधानमंत्री है दोस्तों। ये तो बच्चे भी जानते होंगे, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है ये चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका 2 साल का टोटल टर्नओवर कंप्लीट हो रहा है। 2 साल पूरे करने वाले ऐसे चौथे प्रधानमंत्री है दोस्तों। अब ये प्रधानमंत्री तो हुए, अब प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों?
राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका एक अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को प्रयोग करने में इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान रखिए। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होता है, अनुच्छेद 74 कहता है। अब आगे क्या, एक और अनुच्छेद देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 75। ये 3 नहीं तो चलेगा दोस्तों, सिर्फ 75 आप याद रख सकते हैं। ये अनुच्छेद 75 कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में T20 के क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड कौन बनाया है, दीपेंद्र सिंह एरे। ये किसने कब बनाया है, एशिया गेम में बनाया दोस्तों। एशिया गेम में क्रिकेट को भी इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। दीपेंद्र एरी क्रिकेट खेलते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं, याद रखिए दोस्तों। अब नेपाल के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। नेपाल के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल है, उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव है, प्रधानमंत्री पुष्पक कमल दहल है दोस्तों। कौन है, प्रधानमंत्री पुष्पक कमल दहल है। अब नेपाल में क्या है दोस्तों, नेपाल तो एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी है दोस्तों। तो वहाँ पर एक मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में पशुपतिनाथ मंदिर है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और कुछ मंदिर जान लेते हैं दोस्तों। मुक्तिनाथ मंदिर जो है वो शालिग्राम भगवान को समर्पित है दोस्तों। जैसे कि मनकाना मंदिर हो गया, चांगो नारायण मंदिर हो गया, ये सब नेपाल के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं। अब नेपाल और भारत के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जिसे सूर्य किरण युद्ध अभ्यास कहा जाता है, जो हर साल आयोजित किया जाता है। तो अगला और देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह युद्ध खेल शुरू किया है, अमेरिका ने। अलास्का कहाँ पर है दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेरिका से है। अमेरिका के बारे में अपने पिछले कुछ क्वेश्चन में पढ़ लिया था। अब हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है, ये संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर किया है दोस्तों। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में UNO भी कहा जाता है। अभी UNO की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसमें साइन कब किए थे, यूनाइटेड नेशन ने 26 जून 1945 को साइन किए थे। और ये एक्ट में फोर्स में और काम करने में कब आया दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को साइन हुआ, 26 जून 1945, और एक्ट में आया 24 अक्टूबर 1945 को। अब जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इसमें सिर्फ 51 मेंबर थे दोस्तों, 51 मेंबर थे दोस्तों, याद रखिए। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिलहाल के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। अभी एंटोनियो गुटेरेस किस देश से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 193 सदस्य है। UNO में 193 सदस्य देश है, जिसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अब ये 2 ऑब्जर्वर स्टेट कौन से हैं दोस्तों, पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी हैं। इसमें जो UNO में ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, अरेबियन, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये UNO जो है दोस्तों, ये UNO पहले भी इसे जाना जाता था, पहले इसे लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड नेशन को। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 को हुई थी। लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया। कब फेल हो गया है, इसे ख़त्म कर दिया गया 20 अप्रैल 1986 को इसे ख़त्म कर दिया गया। लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय था दोस्तों, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुआ करता था उस वक्त। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत GST लगाया जाएगा। ये जो GST लगाया जाएगा दोस्तों, 28% GST लगाया जाएगा। तो यहाँ पर GST आया, तो GST के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं।
2023 के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो टैक्स स्लैब है 5, 12, 18, 28% है। ये टैक्स स्लैब है दोस्तों। इसमें बाहर किसको रखा गया है? पेट्रोल, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के बाहर रखा गया है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। अब याद रखिए दोस्तों, जो हमें जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है वो 15 अंकों का होता है। इसमें अलग अलग क्या क्या होते हैं दोस्तों? जैसे जो पहले के 2 अक्षर होते हैं, पहले के 2 डिजिट होते हैं, वो होते हैं स्टेट को बिलोंग करते हैं। और इसके आगे जो 10 नंबर होते हैं दोस्तों, इसके आगे जो 9 नंबर होते हैं, ये पैन कार्ड होता है दोस्तों। यहाँ पर पैन कार्ड होता है। और उसके आगे क्या होता है? जो पैन कार्ड का एक नंबर होता है दोस्तों, एक 1 होता है। और जेड ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और यहाँ पर जो पहला 2 और ये पैन कार्ड का एक यूनिक नंबर +1, ये दोनों मिलकर अंत में क्या बनाते हैं? ये 5, ये सम होता है दोस्तों। ऐसे ये 15 डिजिट का होता है, 15 नंबरिंग का होता है दोस्तों। 15 फॉर्मेट में इसे बनाया जाता है जीएसटीआई नंबर, याद रखिए। अब ये जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है, जिसे विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी के प्रकार कौन से हैं दोस्तों? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, ये 4 प्रकार है दोस्तों जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के। चलिए दोस्तों, छोटा सा रिवीजन फैक्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये आपको हर वीडियो में मैं देता रहूँगा दोस्तों। रिवीजन फैक्टर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कुछ दिवस पढ़ने वाले, जैसे विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को, जिसका थीम था एक के लिए सभी, सभी के लिए एक स्वच्छता। विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। जैसा कि हमने रिवीजन फैक्टर के साथ साथ पूरे 4 अक्टूबर के हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिए विथ क्या है दोस्तों? स्टैटिक फैक्ट के साथ। जैसा मैंने आपको कहा, करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक फैक्ट 4 अक्टूबर ये यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अगर आपको और कोई सलाह चाहिए और कोई वीडियो चाहिए, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। बस जाते जाते क्या कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी पढ़ाई में कहीं रोक ना आए। फिलहाल तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए और बस पढ़ते रहिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।